नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जिला है शामली। तारीख थी 29 जुलाई 2023। शामली में एक थाना है झिंझाना। झिंझाना थाने की एक चौकी है चौसाना। वहाँ पर अस्पताल से एक मेमो आया कि यहाँ पर अस्पताल में एक लड़की अभी अभी लाई गई है जिसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस बल भेजा जाए। झिंझाना थाने से एक सब इंस्पेक्टर जब वहाँ पर पहुँचे तो लड़की की माँ और पिता अस्पताल में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि साहब, मेरी बेटी के साथ दो लड़कों ने बहुत ही बुरा किया है, बुरा काम किया है और उसके बाद उसे कोई जहरीला पदार्थ पिला दिया है। ये बात सुनने में बहुत खतरनाक सी लग रही थी, लिहाजा सब इंस्पेक्टर ने तुरंत अपने प्रभारी निरीक्षक को इसकी सूचना दी। मौके पर ही बॉडी का पंचनामा किया गया, बॉडी सील की गई और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के पास चीड़घर में भेज दिया गया, पोस्टमार्टम हाउस में भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल के लिए तुरंत गांव पहुंच गई। मां का रो रो कर बुरा हाल था। मां बार बार यही कह रही थी कि जैसे मेरी बेटी के शरीर पर कफन पड़ा है वैसे ही उसके मारने वालों पर भी कफन पड़े। मैं ये अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। मेरी बेटी को हवस का शिकार बनाया और फिर उसे जहर पिला दिया। वो मेरे सामने कैसे तड़प तड़प कर मरी है। प्यास लगी थी, पानी पानी कह रही थी, लेकिन पानी पी नहीं पा रही थी। ये उस माँ का दर्द था, चीख चीख कर पूरे गांव और पुलिस वालों के सामने कह रही थी। पुलिस ने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का पता करना शुरू किया आई विटनेस अकाउंट से। तो ये पता लगा कि ये घटना उसके घर से, पीड़िता के घर से या मृतका के घर से सिर्फ 50-60 मीटर की दूरी पर बने एक मंदिर के प्रांगण में घटित हुई है। यह मंदिर है जिसमें बड़ा सा प्रांगण है और 2-3 कमरे उसमें बनाए गए हैं। गांव के होने वाले वैवाहिक आयोजन या दूसरे भी आयोजन इसी बड़े प्रांगण में किए जाते हैं। तमाम लोगों की शादियां, बारात और जो बारात आते समय उनके रुकने का स्थान होता है वो सब इसी प्रांगण में किया जाता है। और इसमें बनाए गए वो 2-3 कमरे, वहाँ पर मिठाई, नाश्ता, पानी या बाकी रिश्तेदारों के लिए रखे जाते हैं। टेम्पोरेरी अरेंजमेंट है। आगे ये पता लगा कि लड़की शांत स्वभाव की, बाहर कभी दिखती नहीं थी। गांव के ही बाजार में अगर कोई सामान भी लेने जाती थी तो अपनी माँ के साथ जाती थी। लड़की की उम्र 15 वर्ष और कक्षा 9 की छात्रा थी। सुबह उसको स्कूल पहुंचाने के लिए उसके पिता जाते थे। स्कूल में छोड़कर शाम को उसे लेने भी स्कूल में उसके पिता ही जाया करते थे। ये एक आम शोहरत बच्ची के बारे में गांव वालों को पता लगी। फिर कोशिश की गई कि आखिरकार ये घटना कैसे, कब, कितने बजे और किसने की, जैसा कि आरोप था। ये पता लगा कि 4 भाई बहनों में ये सबसे बड़ी थी। 15-16 साल की लड़की
बाकी 3 भाई इसके बहुत छोटी छोटी उम्र के थे। ये अपनी बुआ के यहाँ, इसकी बुआ का घर वहाँ से केवल 100 मीटर की दूरी पर था इसके घर से। इसकी बुआ कुछ सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और उसी ने ये रिक्वेस्ट की थी कि इसको भी यहाँ मेरे यहाँ 1-2 घंटे के लिए भेज दिया करो, इसे कुछ पैसे मिल जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में उन पैसों का काम आ सकता है। तो ये प्रतिदिन शाम को स्कूल से आने के बाद घंटे आधे घंटे बुआ के यहाँ जाती थी और उसके सिलाई कढ़ाई के काम में सहयोग करती थी, या जो उसके लिए काम बचा कर दिन में उसकी बुआ रखती थी वो काम कंप्लीट करती थी। माँ बाप ने बताया कि जब वो घर से चलती थी तो बुआ के यहाँ पहुँचते ही फ़ोन करती थी कि मैं बुआ के यहाँ सकुशल पहुँच गई हूँ, बुआ के साथ हूँ। और फिर समय आधे घंटे, पौन घंटे और कभी कभी 1 घंटे में वो वापस घर को आ जाया करती थी। कभी कभी वो ऐसा भी करती थी कि वो फ़ोन करके अपनी माँ को बता देती थी कि थोड़ी देर हो रही है, तुम लेने चली आना, क्योंकि शाम ढल सकती है या अंधेरा हो सकता है। इस तरह की बात सारे गांव वालों ने पुलिस को बताई। घटना वाले दिन के बारे में जब पुलिस ने उसकी माँ से पूछना शुरू किया तो उसने कहा, साहब रोज की तरह ये शाम को स्कूल से आने के बाद बच्चों को, अपने भाइयों को, उनका जो दिन का स्कूल का काम है वो सब देखने समझने के बाद वो घर से निकली और बुआ के यहाँ पहुँचते ही उसने फ़ोन किया कि मैं बुआ के यहाँ पहुँच गई हूँ। इस बार इसने ये नहीं बताया या कुछ जिक्र नहीं किया कि काम ज़्यादा है कि कम है, वो कितनी देर में आएगी। सामान्य रूप से जब देर हो जाती थी तब वो फ़ोन किया करती थी, अदरवाइज़ पहुँचने की सूचना बिला नागा, बिना कुछ किसी गैप के वो माँ को बता दिया करती थी। माँ ने बताया कि उस दिन जब करीब करीब 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैंने बुआ को ही फ़ोन किया कि क्या हुआ, आज कुछ ज़्यादा काम आ गया क्या। बुआ ने बताया कि वो तो बहुत पहले चली गई, वो कम से कम आधे घंटे, थोड़ा सा काम था, काम उसने कर दिया और फिर वो चली गई थी, इसके गए हुए तो बहुत टाइम हो गया। माँ कहती है कि मैंने बुआ का ये फ़ोन काट के मैं जैसे ही घर का दरवाज़ा खोल के निकल रही थी तभी गांव के ही एक लड़के का फ़ोन आया। लड़के ने बताया कि तुम्हारी बेटी को कुछ हो गया है, वो मंदिर से घर की तरफ जा रही है लेकिन चल नहीं पा रही है। मैंने फौरन दरवाज़ा खोला मंदिर की तरफ जाने के लिए तो उतनी देर में लड़खड़ाती हुई गिरती पड़ती उसकी बेटी दरवाजे पर सहारा लेकर खड़ी हो गई। माँ कहती है मैं पूछती रही क्या हुआ, इस बीच में वो गिर गई। गिरते ही मैंने नोटिस किया कि उसने उल्टियां कर रखी थी। मैं उसको किसी तरह सहारा देके घर के भीतर आई। मैं पूछती रही क्या हुआ, वो पानी पानी कहती रही। मैंने पानी पिलाने की भी कोशिश की लेकिन वो पानी पी नहीं पा रही थी। लेकिन इस बीच में उसने गांव के 2 लड़कों का नाम बताया। जब वो नाम बता रही थी इसी बीच उसके पिता और तीनों भाई भी आ गए। पिता इसके भाग के बाहर गए कि अगर किसी की कोई गाड़ी उपलब्ध हो तो इसको हॉस्पिटल ले चलें, इसे जरूर कुछ न कुछ दिक्कत हो गई है, ये उल्टियां कर रही है और होश में नहीं है। वो भाग के बाहर से एक गाड़ी का, एक टेम्पो का इंतजाम करके आए। माँ बाप और तीनों भाई उसको उसमें टेम्पो में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में इमरजेंसी में बैठे डॉक्टर ने देखते ही कहा इसने कोई जहरीला पदार्थ खाया है। थोड़ी देर तक जब तक वो इमरजेंसी में ले जाकर उसकी ड्रिप विप की व्यवस्था करते या मेडिकेशन शुरू करते, इसी बीच में बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची के माँ बाप किंग कर्तव्य मूढ़ वहीं बैठ गए। उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था।
डॉक्टर ने तुरंत एक मेमो लिखा और थाने को फ़ोन करके सूचना दी कि ऐसा ऐसा हुआ है और उसके लड़की और उसके माँ बाप यहीं हॉस्पिटल में मौजूद हैं। पुलिस ने आगे पूछा कि इन दोनों लड़कों में से किसी से कोई कभी बातचीत हुई हो, तुम्हारी जानकारी में हो, गांव में ये बात कभी हुई हो? तो उसने मना किया। गांव वालों ने भी ऐसा कुछ भी उनकी नोटिस में कभी आया हो तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं है। वो बाहर निकलती ही नहीं थी। जब भी बाहर निकली होगी अपने माँ के साथ निकली होगी। कभी भी अगर गेट के बाहर निकली होगी तो उसके साथ उसके माँ या उसके बाप जरूर होते होंगे। यहाँ तक कि सामान लेते जाते समय भी कोई न कोई उसके साथ हुआ करता था। इसी बीच में जिन लड़कों का नाम उसने बताया था, पुलिस ने दबिश दी, उनके यहाँ मिले नहीं। उनके घर वालों से बातचीत की, मोहल्ले वालों से बातचीत की, कुछ नहीं पता लगा। लेकिन तब तक उन दोनों लड़कों के घर वालों ने पुलिस को एक स्टोरी बतानी शुरू की कि साहब, मुझे ये पता लगा था कि ये लड़की मेरे लड़कों के चक्कर में पड़ी रहती है। ये पहला बड़ा कंट्रडिक्शन था पुलिस के लिए। जो सामान्य ख्याति उस बच्ची की थी उससे इतर, उससे अलग, उसके विपरीत ऐसा आरोप उन लड़कों के घर वाले लगा रहे थे। पुलिस ने उसकी माँ से फिर पूछा कि फला फला व्यक्ति ये बताते हैं कि तुम्हारी बेटी के इन बच्चों से, इन लड़कों से कोई न कोई संबंध थे। दोनों आरोपियों जिनका नाम लड़की ने मरने से पहले बताया था, वो दोनों भी लगभग नाबालिग थे। लड़की की उम्र 15 साल और लड़कों की उम्र 16-17 साल। मां ने कहा कि देखिए, कहने को कोई कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन मेरी बेटी को अगर किसी ने कभी उनके साथ या उनके पीछे उनसे बात करते हुए, कहीं साथ में जाते हुए, कहीं साथ में आते हुए देखा हो तो आप उसका बयान जरूर लीजिए। ये भी कहा कि ठीक है, मेरी बेटी तो जान से चली गई, जिसको जो कहना हो कहे, भगवान हमारे साथ इंसाफ करेगा और सबके आरोपों का जवाब भगवान ही जल्द से जल्द देगा। हम यही चाहते हैं कि मेरी बेटी के आरोपियों को जल्द से जल्द सच्चाई का पता जल्द से जल्द लग जाए और उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले। पुलिस को फिर ऐसा लगा कि बच्चे छोटे हैं, इनोसेंट होते हैं, जो उसके भाई थे। भाइयों से भी उन्होंने सीधा सवाल बच्चों के मन को व्यथित करता है, तो बच्चों से बहुत देर तक वहीं घर से बाहर अलग बिठा के उन्हें अच्छी तरह पुलिस वालों ने बात की। हालांकि बच्चों से पूछताछ करने के नियम में ये है कि वर्दी वाले उनसे पूछताछ नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए, उनके मन में भय बैठ जाता है। बहरहाल कुछ एक मध्यस्थों को या गांव के लोगों को लेकर पुलिस ने उनसे बातचीत शुरू की। किस क्लास में पढ़ते हो, क्या करते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे आते हो, टीचर का क्या नाम है। फिर धीरे धीरे ये पूछते पूछते तुम्हें पढ़ाता कौन है। बच्चे रोने लगे, बताने लगे कि मेरी दीदी ही हम तीनों को पढ़ाती थी। शाम को भी, यानी जिस दिन वो गई है, जिस दिन उसके साथ ये हादसा हुआ है, उस दिन भी वो स्कूल का काम देख के और घर का काम अपने हैंड राइटिंग में, उस किताब में, उस रफ में पीछे जहाँ होमवर्क का जिक्र होता है वहाँ पर लिख के तब वो गई थी। बच्चे ये भी रो रो कर बताते रहे, भाई उसके छोटे, कि मेरी बहन हम लोगों के कहने पे जो भी खाने का मन हो रोज बनाती थी, खिलाती थी। और बाजार से हमेशा जब भी बाजार कोई सामान लेने जाती थी, हम लोगों के लिए टॉफ़ी लेकर आती थी। फिर पुलिस असली मुद्दे पर आई कि कभी किसी ने कुछ कहा हो या दीदी ने किसी को कुछ कहा हो
या फ़ोन पर ऐसा लगा हो कि दीदी किसी से बात कर रही है। तीनों बच्चे साफ साफ इस बात से उन्होंने इनकार किया कि दीदी के साथ मैंने कभी किसी को देखा नहीं, दीदी किसी की बात कभी नहीं करती थी, और जब हम लोगों को पढ़ाती थी उस समय मोबाइल भी स्विच ऑफ कर देती थी। पुलिस को भी अब कंफर्म हो चुका था कि जो बातें बच्ची के बारे में आरोपियों के घर वाले या उनके कहने पे उनके अड़ोसी पड़ोसी कह रहे हैं, उस बात में कोई दम है नहीं। पिता से फिर अलग से पूछताछ शुरू हुई कि शायद पिता कोई प्रकाश डाल सके कि ये बच्चे जिनका नाम उसने अपनी माँ से बताया था, बाप के सामने बताया था, इसकी तस्दीक हो सके। बाप बहुत मुश्किल से बात कर पाया, बेहोश था, फिर उठता था, फिर बेहोश हो जाता था। उसने ये बताया कि साहब ये बताइए कि इतना गंदा काम करने वाले लड़के नाबालिग कैसे हो सकते हैं, कैसे उनको उनका परिवार और वकील बार बार नाबालिग कह रहे हैं। ये बिल्कुल बालिग हैं और ये इतना गंदा काम करने के लिए तो बुद्धि है उनके पास, लेकिन सज़ा से बचने के लिए कम उम्र बताई जा रही है। मेरी बेटी के दोनों आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। पुलिस को एक चश्मदीद गवाह भी मिला। ये लड़का कोई 18-19 साल का रहा होगा। उसने बताया कि उसका 2 मंजिला मकान है, इसके मकान के पास ही, पीड़िता के मकान के पास ही। शाम का वक्त था, मंदिर में ये एक गांव के एक लड़के, नाम बताया फलां लड़के के साथ गई थी, और करीब आधे घंटे के बाद ये बाहर जोर से तेजी से भागते हुए निकली। मेरे ऊपर उसकी नज़र पड़ी। इसी बीच में एक दूसरा लड़का कमरे से निकल कर बाहर आया और इसके बालों को पकड़ के घसीट के भीतर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन वो इशारा करके मेरी तरफ इशारा करती रही और तेजी से भाग के अपने घर की तरफ आ रही थी। मैं उस इशारे को बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया, लेकिन मेरी ये समझ में आया कि मेरे घर वालों को बता दो। और तभी मैंने फौरन टेलीफोन करके उसकी माँ को ये बताया था कि तुम्हारी बेटी को ऐसा लगता है कुछ हो गया है, और वो बहुत तेजी से घर की तरफ लड़खड़ाते हुए आ रही है। देखा और लोगों ने भी था। हमें लगता नहीं है कि कोई घटना के चश्मदीद गवाह, बतौर चश्मदीद गवाह कोई अपना बयान लिखाएगा। करीब 4 घंटे मौके पर रहने के बाद एडिशनल एसपी ऑफिस सिंह का कहना है कि दोनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। तथ्यों की जांच की जा रही है। अभी 4 दिन पहले की ये घटना है, लेकिन बातचीत में ये बात तय हो गई कि इन्हीं दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म करके उसे सल्फास की गोलियां ज़बरदस्ती खिला दी थी, और जब वो बेहोश हो गई थी, उसको वॉच कर रहे थे। बेहोश होने के बाद वो वहाँ से जाना चाहते थे। इसी बीच में वो होश में आ गई और बाहर की तरफ भागने लगी। उसे फिर से कमरे के भीतर बेहोशी की हालत में छोड़ने की मंशा से वो खींच कर ला रहे थे। तभी वो उनका हाथ छुड़ाकर भागी और अपने दरवाजे पर जाकर गिर गई। आज की घटना। आज फिर मोबाइल, इंटरनेट और पोर्नोग्राफी ने मिलकर एक बच्ची की जान ले ली। ये कॉम्बिनेशन इतना डेडली हो गया है। जाने कितने अपराध की घटनाएं मैंने आपको बताई होंगी, जब कम उम्र या कच्ची उम्र के बच्चों पर माँ बाप का पर्यवेक्षण, माँ बाप का सुपरविज़न हट जाता है या कम हो जाता है, और उन्हें इस कच्ची उम्र में मोबाइल मिल जाता है या घर वाले दे देते हैं, और वो इंटरनेट का इस्तेमाल अपने दूषित मन को शांत करने के लिए करने लगते हैं। पोर्नोग्राफिक साइट्स का एक दूसरे से पता हो जाता है, और ये
दोनों भी उसी श्रेणी के थे। मृतका की उम्र 15 साल और आरोपियों की 16-17 साल, दोनों नाबालिग। एक को तो एक आध महीने ज़्यादा बताकर पुलिस ने बालिग साबित किया, क्योंकि सब जानते हैं, इन्वेस्टिगेशन करने वाले भी, थाने की पुलिस भी, सब सुपरवाइजरी ऑफिसर्स भी, जुडिशरी भी, कि किसी भी अपराधी को नाबालिग बताए जाने के पीछे क्या कारण होता है, या अगर वो नाबालिग है तो उसके बड़ी से बड़ी गुनाह की भी सज़ा केवल 3 महीने है। कानून में है, हम आप कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल पुलिस ने एक को तो बालिग साबित कर लिया, लेकिन दूसरा नाबालिग ही रह गया। ये दोनों दिन भर मंदिर के खाली कमरे में बैठकर या बाग में बैठकर पॉर्न वीडियो देखने के लती हो गए थे। दोनों इसी फिराक में रहते थे कि उन्हें कोई सॉफ्ट टारगेट मिल जाए। वो रोज इस बच्ची को अपनी बुआ के घर से अपने घर आते और जाते हुए देखते थे। अपराध से संबंधित जो प्रोग्राम आते हैं, सावधान इंडिया या क्राइम पेट्रोल जैसे, उनको देख के उन्हें ये ज्ञान हो गया कि जबरदस्ती अगर इसको ले जाएंगे, ये चिल्लाएगी तो 50 मीटर की दूरी से कोई न कोई आ जाएगा, हम पकड़े जाएंगे। 4-5 दिन से वो इसी जुगत में लगे थे कि आखिर किस बहाने इसको मंदिर के प्रांगण वाले कमरे में लाया जाए, क्योंकि खाली टाइम में पूरा टाइम अगर कोई आयोजन वहाँ नहीं हो रहा है तो वो वहीं बैठे रहते, मोबाइल देखते रहते थे, पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखते रहते थे, या फिर किसी पेड़ के नीचे या बाग में वो ऐसा करते थे। प्लान के मुताबिक जैसे ही घटना वाले दिन वो लड़की अपनी बुआ के घर से अपने घर की तरफ आई तो उन दोनों में से एक उसके पास भागते हुए पहुंचा। उसने कहा, मंदिर में गर्भगृह में थोड़ी सी सफाई होनी है, हम अकेले साफ नहीं करा पा रहे हैं, मेरे घर वाले अभी पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं, मुझे डांट बहुत पड़ेगी। 2 मिनट चल के अगर उसको साफ कर दो तुम भी और हम भी मिलके, तो 10-5 मिनट में वो साफ हो जाएगा, पूजा करने में आसानी होगी। क्योंकि ये बच्ची भी सुबह शाम स्कूल जाने के से पहले और शाम को किसी वक्त उस मंदिर में प्रणाम करने जाया करती थी। उस लड़के की बात मानकर वो बच्ची भी उसके साथ मंदिर की तरफ मुड़ गई। बच्ची ने कहा, कौन वाली मूर्ति की जगह साफ करनी है? उसने कहा कि हम बता देंगे, कमरे में चलो, वहाँ मैंने पानी को संभाल कर रखा है, यहाँ रखूंगा तो कुत्ते उसे जूठा कर देंगे, किसी भी समय कुत्ते घूम रहे हैं। उसकी बात मानकर उस लड़के के साथ उस कमरे में, जो बने हुए कमरे थे, खुले हुए रहते हैं कमरे ये, उसके भीतर जैसे ही गई, दूसरा साथी पहले से घात लगाए बैठा था। उसने लड़की के भीतर आते ही उसका मुंह बंद करके जमीन पर पटक दिया। एक ने मुंह बंद किया, दूसरे ने कुकर्म किया, गंदा काम किया। फिर दूसरे ने मुंह बंद किया, उसने गंदा काम किया। अपने साथ ये सल्फास की गोलियां ले गए थे। दोनों ने उसका मुंह पकड़कर, मुंह खोलकर जबरदस्ती उसमें 4-5 गोलियां डाल दी और बाल्टी में रखे हुए पानी से उसका मुंह भर दिया ताकि ये गोलियां भीतर चली जाएं। उसके गर्दन पर देर तक पैर रख कर ये लोग खड़े रहे कि थोड़ी देर में या तो ये मर जाएगी या वो कीटनाशक दवा का असर होने लगेगा। जब उसकी ये समझ में आया कि अब ये बेहोश हो गई है और जैसे ही उसने पैर उसकी गर्दन से हटाया, वो उठकर भागने लगी। इनको डर हुआ कि अगर ये ऐसी हालत में बाहर गई तो ये नाम जरूर बता देगी। गांव के ही दोनों लड़के थे, दोनों को अच्छी तरह जानती थी, इसीलिए बाल पकड़कर खींचने की कोशिश की और तभी उसने सामने दिखने वाले उस लड़के को इशारा किया और घर की तरफ
भागने लगी और इसी समय वो दोनों भी कमरे से निकलकर तेजी से भागते हुए गांव की तरफ चले गए। इतना प्लान, इतनी दूषित मानसिकता, इतनी गंदी सोच, इतनी बुरी लत। लड़की भागी, मैंने बताया कि वो चौखट तक पहुंच पाई, बड़ी मुश्किल से खड़ी हुई, फिर वहीं गिर पड़ी। माँ ने देखा उल्टी कर रही है, भीतर ले आई, पानी पानी चिल्ला रही थी, पानी पिलाने की कोशिश की, पानी भी नहीं पी पा रही थी, पर उसने दोनों लड़कों का नाम बता दिया। देखिए, ये कहना तो नहीं सही होगा कि माँ बाप ने बहुत अच्छी तरह से उसको उस पर सावधानी नहीं रखी या उसकी हिफाजत नहीं की। माँ बाप ने ज़माने के चलन को देखते हुए जवान लड़की का पूरा ध्यान रखा था। स्कूल कभी अकेले नहीं जाने देती थी, सामान लेने कभी अकेले नहीं जाती थी, बुआ के यहाँ भी कभी कभी खुद पहुंचा के आती थी। बस थोड़ी सी चूक उस दिन हो गई कि ज़्यादा देर होने पर भी उसने जल्दी अपनी बुआ को फ़ोन नहीं किया, मतलब बच्ची की बुआ को फ़ोन नहीं किया। और जब फ़ोन किया कि इतनी देर क्यों हो गई, तब तक सब हो चुका था। जब बुआ बताती कि वो तो बहुत पहले चली गई, और उसका फ़ोन कटते ही और बाहर निकलने की कोशिश में ही उस लड़के का फ़ोन आ जाता है कि उस लड़की घर की तरफ आ रही है। ये मोबाइल और इंटरनेट का पिशाच कहाँ घात लगाए बैठा है, ये बात किसी को नहीं पता है। कितना जहर लिए वो बैठा हुआ है, यानी उसका जो जहर है वो किसी न किसी व्यक्ति ने, आदमी ने, लड़के ने, बालिग ने, नाबालिग ने कितना जहर पी रखा है, किसी को अंदाज नहीं है। इसलिए बच्चियों और महिलाओं को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उन्हें खुद को ध्यान देना होगा, स्वयं से ये इनिशिएटिव लेने होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब सामने वाले के इंटेंशन का बिल्कुल पता ना हो और उसके मन में, दिल में, दिमाग में जहर ही जहर भरा हो, पुलिस या कोई भी कोई मदद नहीं कर सकता जब तक कि आप खुद इससे सावधान न रहें। कितने भी जरूरी काम के लिए कोई भी व्यक्ति, नज़दीक का हो या दूर का हो, अकेले चलने के लिए कहे, कदापि न जाइए। कितना भी बड़ी इमरजेंसी वो बता रहा हो, किसी न किसी को साथ ले लीजिए, या फिर अगर वहाँ कोई साथ देने वाला ना हो तो ऐसी जगह जाने से साफ मना कर दीजिए। बुरा लगेगा थोड़ी देर के लिए, 4 से 10 दिन उसमें ताने मारे जाएंगे, 4 से दिन उसका वो रहना लेकर उसके परिवार वाले आएंगे, लेकिन अगर आपने अपनी आदत में ये शुमार कर रखा है कि अकेले किसी भी कीमत पर, किसी भी इमरजेंसी के बताने पर किसी के साथ भी कहीं नहीं जाएंगे, तो आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपना ख्याल रखें, महिलाएं और बच्चियां दोनों ही अपना ख्याल रखेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी, आप सुरक्षित रहेंगे। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।